ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स। अब ध्यान से समझना क्योंकि आज बेसिक है। बेसिक में वो बातें बताई जाती है जो पूरे चैप्टर में काम आएंगी। समझ रहे हो इस बात को? तो बेसिक को मिस नहीं करना हमें। देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम बॉडीज के ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे। मोशन के साथ उसके साथ कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी जुड़ी हुई है। जैसे कोई बॉडी मोशन कर रही है, तो मोशन कर रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी या स्पीड होगी, ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा उसको, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम लगेगा। तो ये हम रिलेशन निकालेंगे कि एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कितने टाइम में जा रही है, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, और क्या स्पीड है उसकी, क्या वेलोसिटी है, क्या डायरेक्शन है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये सब चीजें बात करेंगे और इन सबको कंबाइन करेंगे। तो इन सब के कंबाइंड मोशन को या इन सब के कंबाइंड स्टडी को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। अब चैप्टर तो एक ही है, लेकिन इस चैप्टर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। काइनेमेटिक्स किसको बताता है? ऑब्जेक्ट के मोशन को। ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है वो स्टडी करेंगे, कितने टाइम में यहां से वहां पहुंच जाएगा, किस स्पीड से चलेगा तो वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी देर में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये सब मोशन से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो किस में करेंगे? काइनेमेटिक्स में। उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो काइनेमेटिक्स इन 2D 2 डायमेंशन और एक काइनेमेटिक्स इन 3 डायमेंशन। समझ रहे हो? तो पहले हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इन 2D और फिर इसी के साथ में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स इन 3D। दोनों लगभग साथ साथ ही चलेंगे। शुरुआत हम 2D से करेंगे, फिर 3D पे भी पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। और जो मोशन इन 2D प्लेन है ये शायद तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, मोशन इन 3D प्लेन है ये है तुम्हारा थर्ड चैप्टर। तो ये दोनों हमारे साथ साथ चलेंगे, ठीक है, और आसान होंगे, ठीक है। मतलब फिजिक्स के सबसे इजी टॉपिक्स में से हैं और पूरी फिजिक्स का बेस यहीं से बनेगा। आगे जो भी चैप्टर आएंगे वो सब इस चैप्टर से होके गुजरेंगे, आधी बुक तो, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी ये इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब इक्वेशन आएंगे इस चैप्टर के अंदर और ये सब इक्वेशन पूरे चैप्टर में काम आएंगे। देखो होशियारी की फिर गोली दे रहे हो। हाँ तो इसी से बेस बनेगा पूरे आगे वाले सभी चैप्टर। 4th चैप्टर आते ही वहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएंगे, ठीक है। उसके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन काम में आएगी, जो तुमने 3 इक्वेशन पढ़ी है वो इक्वेशन काम में कैसे लेनी है वो सब इस चैप्टर में सीखोगे। उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सारे बेसिक इसी के अंदर होंगे। तो ये चैप्टर अगर अच्छे से नहीं आता ना तो सब चैप्टर में तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा अभी जब इसके क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो फिजिक्स अब स्टार्ट हुई है हल्की हल्की, ठीक है। हाँ इतने दिन तो सिर्फ बेस पढ़ा था, वेक्टर पढ़ा, जो यूनिट डायमेंशन पढ़ा, ये सब क्या था? सिर्फ बेस था। हाँ तो वो तो बेस था। अब बेसिक फिजिक्स स्टार्ट हुई है, ठीक है। और ये स्टार्ट होने के बाद जैसे 4th चैप्टर स्टार्ट होगा फिर एडवांस फिजिक्स 4th चैप्टर से एडवांस फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो वो भी बेसिक ही है अगर मैं हायर लेवल की फिजिक्स की क्लासों की बात करूं तो, लेकिन 11th और 12th यू मान लो एडवांस फिजिक्स है 4th चैप्टर के बाद में। और ये जो 3 चैप्टर तक ये 12th में भी काम आएंगे। मतलब तुम्हें अच्छे आ रहे होंगे ना तो 12th में तुम चीजों को जल्दी से अंडरस्टैंड करोगे। बिल्कुल सारा सिलेबस यही तो है। हाँ 11th 12th की फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी है। और फिर मतलब वो कोई बस एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, इनफ नहीं है मोर देन इनफ है नीट के लिए। तो और उसमें प्रिपरेशन कैसे करना है आपने? प्रिपरेशन जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे पहले पढ़ो, पहले ये पढ़ो और फिर बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन दो। मतलब उसके पेपर सॉल्व वगैरह करना है क्या आपको नीट के? अभी नहीं होंगे, टाइम लगेगा। तो ऐसे वो सर एक अलग करते हैं, ऐसे वो अलग-अलग बुक्स देते हैं, ऐसे सबसे पहले क्लास पढ़ो, फिर क्लास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाए होमवर्क और क्लास में करवाए जाए वो करो। ये सब हो जाए फिर एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल दिए वो करो, उसके पीछे चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए वो करो। बस इतना कर दिया नीट की तैयारी होगी। ईमानदारी से, हाँ मतलब हर क्वेश्चन का तुम्हें मीनिंग आना चाहिए। हाँ 720 में 720 आ सकते, मतलब उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जेई में नहीं आएगा, जेई के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जेई के लिए जेई में क्या होता है, जेई मेंस तो हो जाएगा, जेई एडवांस में कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है। नीट के लगभग नीट के लेवल के तो थोड़ा सा ऊपर होता है नीट से।
मतलब देखो लेवल टफ नहीं होता, लेवल ये होता है जैसे मान लो मैंने थर्ड चैप्टर पढ़ाया अभी, ठीक है, ये अलग इंडिविजुअल पढ़ाया, फोर्थ इंडिविजुअल पढ़ाया। जेई एडवांस में क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, 4 चैप्टर को कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। मतलब वो क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें वो चारों चैप्टर आने चाहिए, एक भी नहीं आता तो पूरा क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए वो टफ हो जाता है, और कुछ नहीं है। पढ़ा हुआ तो वही काम आएगा, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चन करोगे, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम कर लोगे ना, तो हैबिचुअल हो जाओगे, फिर एग्जाम में देखोगे तो अजीब नहीं लगेगा, वरना एग्जाम में लगेगा यार इतना लेवल का क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो लिखो। हेडिंग डालो मैकेनिक्स, उसी की ब्रांच है, आगे लिखो, एक बार थोड़ा थ्योरी लिख लो। मैकेनिक्स में लिखो, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज, CAUSE, cause. Mechanics is the study of cause and effect of motion of bodies तो मैकेनिक्स फिजिक्स की बड़ी ब्रांच है, उसकी सब ब्रांच है काइनेमेटिक्स। मतलब जैसे मेरे पास मार्कर है, देखो इधर मेरे पास मार्कर है, मैंने तुम्हारी तरफ फेंका तो मैंने क्या किया, फोर्स लगाया ना इसके ऊपर, तो ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसका कॉज क्या है, जो मैंने फोर्स लगाया। अगर मैं फोर्स नहीं लगाता ये अपने आप तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता था, ठीक है, ये तो कॉज हो गया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये तुम्हारी तरफ चला, किसी स्पीड से चला हुआ, वो इफेक्ट है। तो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे सिर्फ इफेक्ट, और जो कॉज है वो 4th चैप्टर से स्टार्ट होगा, समझ गए? ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। देखो, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which analyze the effect that is parameters and properties of motion, ठीक है, समझ गए? मतलब क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम इसमें इफेक्ट पढ़ेंगे कि कॉज का क्या इफेक्ट हुआ, जो फोर्स लगा है उसके बाद में बॉडी में क्या क्या चेंज आए, वो सब पढ़ेंगे। उसके लिए अब हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, हु इज एट रेस्ट। इस वर्ड का मतलब समझते हैं, इस लाइन का, कि रेस्ट पर कौन है। जैसे क्या अभी मैं तुम्हारे लिए रेस्ट पर हूँ? नहीं, चल रहे हो आप क्या हाथ ही अभी मैं रेस्ट पे हूँ ना, और तुम भी मेरे लिए रेस्ट पे हो, मतलब मैंने तुम्हें यहीं देखा और लगातार देख रहा हूँ, तुम यहाँ से हिले ही नहीं, तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हुई ना। मोशन में किस बॉडी को बोलते हैं, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है लगातार। क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, ठीक है, ये तो एक्टिविटीज कर रहा हूँ मैं, पोजीशन कहाँ चेंज हुई, मैं जो हाथ पैर हिला रहा हूँ, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो मैं मोशन में नहीं हूँ, मेरी बॉडी मोशन में, तुम्हारे रिस्पेक्ट में नहीं, ना ही तुम्हारी बॉडी मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में। लेकिन सपोज अगर कोई हमें, हम किस पे, अर्थ के ऊपर है, अगर कोई हमें अर्थ के बाहर से देखे तो वो क्या बोलेगा? मान लो किसी दूसरे प्लेनेट पे है कोई इंसान, मून पर है, मान लो कोई मून पे खड़ा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट, कोई एस्ट्रोनॉट मून पे खड़ा है और वो मून से अर्थ को देख रहा है, और मान लो उसको हम भी दिख रहे हैं, वो जूम करके देख रहा है हमें, ठीक है, टेलीस्कोप से, तो उसको हम क्या, वो उसने जहां पे टेलीस्कोप सेट किया, क्या हम उसको वहीं दिखाई देंगे? थोड़ी देर बाद में उसको टेलीस्कोप की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व हो रही है। हमें तो हम एक दूसरे को रेस्ट पे लग रहे हैं, लेकिन उस मून वाले बंदे के रिस्पेक्ट में हम क्या है, मोशन में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसकी पोजीशन अलग है, या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां से देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन है, वो अलग है। सिमिलरली अगर अभी मान लो हम बाहर खड़े हों और हम ऐसे ही खड़े हैं, या तुम ऐसे ही बैठे हो, एक बाईसाइकिल या बाइक वाला जा रहा है हमारे पास से, अगर वो ये भूल जाए कि मेरी बाइक चल रही है, तो वो क्या कहेगा? भाई तुम पीछे जा रहे हो, अपनी जगह वो सही है ना, वो तो कहेगा मैं तो जहां बैठा हूं वहीं बैठा हूं, भाई मैं बाइक पे बैठा हूं, मैं तो बाइक पर ही बैठा हूं, तुम पीछे जा रहे हो, क्योंकि मेरे को ऐसे गर्दन घुमा के तुम्हें पीछे देखना पड़ रहा है अगर बाइक इधर जा रही है तो।
ठीक है, तो बाइक वाले के लिए हम मोशन में और हमारे लिए कौन मोशन में? बाइक वाला। ठीक है, यानी कि जो मोशन है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। एग्जैक्ट मोशन, एग्जैक्ट कौन रेस्ट पर है नहीं पता, नहीं बोल सकते। हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? जैसे मेरे रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हूं, लेकिन वो मून वाले बंदे के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट पे नहीं है। जो बाईसाइकिल या बाइक पे चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम रेस्ट पे नहीं है। लेकिन वो जो बाइक वाला, जो मान लो बस में बैठे हैं, दो सवारी बैठी है, एक सवारी दूसरी सवारी को देख रही है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है ना? लेकिन क्या वो दोनों हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं? वो चल रहे हैं। यानी कि रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, एक्चुअल में कोई रेस्ट पे नहीं है, सब चल रहे हैं, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? समझ रहे हो? ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैं यहां से देख रहा हूं ना, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम सब क्या हो? रेस्ट पे। बाइक वाला बाइक पे चल रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाइक पर है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम सब क्या हो? मोशन में। और हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाइक वाला भी क्या है? मोशन में। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब रेफरेंस कहां से ले रहे हैं? ठीक है, ऐसे मून वाले के रेफरेंस में तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? मून हो गया। तो उसके रेफरेंस में हम चल रहे हैं और हमारे रेफरेंस में मून भी तो चल रहा है भाई। मून भी तो एक जगह से दूसरी जगह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो मून भी चल रहा है। तो एक्चुअल में रेस्ट में कौन है? कोई नहीं है। डिपेंड करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। समझ में आई बात है? पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम टर्म यूज करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू एक साइकोलॉजिकल टर्म है, वो सब लिखवाऊंगा मैं भी। ये बात समझ में आई? तो आज के बाद में अगर कोई तुम्हें कहे कि क्या वो रेस्ट पे है, तो हम क्या बोलेंगे साइंस के कि भाई मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है वो, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वही बंदा मोशन में हो सकता है, जैसे हम भी किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं। तो ये सब, ये क्वेश्चन लिखो, हु इज एट रेस्ट, फिर इसके अंदर लिखते हैं। नहीं, वो तो बस ऐसे एक्सप्लेन किया, अभी आगे सब लिखवाऊंगा मैं। हु इज एट रेस्ट, इसमें लिखो रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। एक्चुअली एनीथिंग इज नॉट एट रेस्ट। It depends on reference frame. It depends on reference frame. ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखो, रेफरेंस फ्रेम इज दैट प्लेस, reference frame is that place from where we observe objects, from where we observe objects, from where we observe objects। सही बात है? ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ही मेरा रेफरेंस फ्रेम यहां पर है और मैं जहां पे खड़ा हूं वो मेरा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि यहां से तेरी डिस्टेंस अलग है, उसकी डिस्टेंस मेरे से अलग है, तो ये मेरा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो हेडिंग ला लो एक, सब हेडिंग रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इसमें लिखो द पॉइंट from where measurements are taken, ठीक है, मेजरमेंट्स आर टेकन। अब लिखो कंक्लूजन, मतलब इन सब से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हेडिंग टाइप लगा लो। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी। सो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। ये लाइन पढ़ो, मतलब समझ में आया? मोशन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या हो रहा है वही पता नहीं है,
ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ऑब्जर्वर अगर चलता हुआ देख रहा है तो अभी तुम कहोगे मैं चल रहा हूं, मैं कहूंगा तुम पीछे जा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में देखो चीजों को सोचा अलग तरीके से। हाँ मतलब है, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बोलूं तो देखो, मैं अगर अभी मान लो मैं फिरोज को ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, अब फिरोज को देखने के लिए क्या मेरे को नजर ऐसे रखनी पड़ेगी, मेरे को ऐसे घुमानी पड़ेगी ना, यानी कि फिरोज मेरे रिस्पेक्ट में चला है। ठीक है, लेकिन लॉजिकल मेरी बात गलत नहीं है, वैसे तो नहीं जा रहा लेकिन लॉजिकल मेरी बात गलत नहीं है। अच्छा, इसी अभी आगे जाके अपने पढ़ेंगे, कभी बस या ट्रेन में सफर किया हो, दूर के खंबे या पेड़ देखते हैं वो, या सूरज को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारे साथ चल रहा है, लगता है ना, कई देर तक वो पेड़ या खंबे ऐसे लगता है हमारे साथ चल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद में वो पीछे छूटते हैं। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ेंगे कई चीजों की, उससे जो लाइट आ रही है ना हमारी आंखों पे जिसके कारण उसको देख पा रहे हैं, वो बहुत दूर से आ रही है, तो वो एकदम स्ट्रेट नहीं आ रही, वो डिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें लग रहा है वो ऑब्जेक्ट वहां पे है लेकिन वो पहले ही बहुत पीछे है उससे। तो जब हम चलते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम उसके बराबर चल रहे हैं लेकिन वो हमसे पीछे है, और जैसे हम एक्चुअल में उसके बराबर आ जाते हैं ना, फिर वो ऑब्जेक्ट हमसे पीछे निकल जाता है। तो ये बेस्ट टाइम पास था सीटिंग ये है ना। तो देखो साइंटिस्ट ने किया क्या है, इन्हीं देखो इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व किया और इनके बेस पर फिजिक्स के रूल बनाए। ये रूल ही तो बना रहे हैं हम, और भी बन सकते हैं। बन तो भाई, जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक नए नए रूल बनते रहेंगे। इंसान नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देयर इज, तेरे से मुर्गा बना के कुकड़ू को बुलवाऊंगा मैं, बहुत पंख आ रहे हैं तेरे। हाँ, उड़ भी तो नहीं पा रहा है मुर्गा, कहाँ उड़ पाता है, कोशिश कर रहा है उड़ने की। देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे, एब्सोल्यूट मोशन पे, सब देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोशन इज ओनली डिफाइंड, मोशन इज ओनली डिफाइंड with respect to an observer, motion is only defined with respect to an observer। ठीक है, with respect to an observer। हेडिंग डालो, मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स। ठीक है, फिर इसके अंदर 5-6 लाइन की एक टेबल बना लो, इसमें एक साइड में लिखो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, नॉट डिपेंड्स ऑन, not depends on reference frame, depends on reference frame, not depends on, मतलब ऐसी चीजें लिखेंगे जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और ऐसी चीजें जो किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब ऐसी चीजें देखेंगे, अभी बताएंगे। जैसे मान लो डिस्टेंस है, मेरे रिस्पेक्ट में गगन की डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, ठीक है, लेकिन क्या आदिल के रिस्पेक्ट में भी 2 मीटर है? तो रेफरेंस फ्रेम चेंज होते ही क्या डिस्टेंस चेंज हो गई? यानी कि डिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, तो वो किस में लिखेंगे? आपने तो दोनों डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, नॉट डिपेंड्स ऑन, तो डिस्टेंस डिपेंड करी ना, मतलब रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दी, डिस्टेंस क्या हो गई? चेंज। वो चीज जो चेंज नहीं होगी वो नॉट डिपेंड में आएगी। और देखते डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, होशियार हो गए तुम तो। डिस्प्लेसमेंट वो भी इसी में आएगा, टाइम नहीं होगा। वेरी गुड, टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं होगा भाई। मैं यहाँ खड़ा हूँ,
2 सेकंड तक इसको देखा, तो मैं वहां से भी देखूंगा तो 2 सेकंड बाद ही वही होगा। है स्पीड क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो तुम भाग रहे हो। सर तो बड़ी करेंगे। सही बात है, मेरे रिस्पेक्ट में तुम पीछे जा रहे हो, चेंज होगी ना, तो स्पीड चेंज होगी, लेकिन टाइम चेंज नहीं होगा। भाई अगर मेरे रिस्पेक्ट में 2 सेकंड हुए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी कितने हुए हैं? वो ऐसे नहीं बोल सकता 1.5 सेकंड या 3 सेकंड हुए। सही बात है, लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स में ही है। आगे जाके जब एडवांस फिजिक्स आई, जब आइंस्टाइन आ गई, ये न्यूटन तक ही है, तब टाइम थोड़ा चेंज हो रहा था। न्यूटन ने बोला लाइट की स्पीड से चलोगे तो टाइम स्लो हो जाएगा, लेकिन वो चीजें हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि न्यूटन ने जो बताया है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आगे हम सीखेंगे, अभी ज्यादा बात नहीं। टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड चेंज होगी। आपने इसको देखा 10:1 पे, उसके बाद आपने बीच में किसको नहीं देखा? इसको आपने देखा 10:3 पे, उसको देखा आपने 1 मिनट के लिए। तू समझा ही नहीं, समझा नहीं। टाइम क्या है? टाइम का मतलब 10:1 पर, मैंने इसको 10:3 पर देखा, बीच में कितने मिनट हुए? 2 मिनट। तो ये भी बोलेगा मैंने इसको 10:3 पर देखा, और ये भी बोलेगा मैंने इसको 10:3 पर देखा, तू भी बोलेगा मैंने इसको 10:3 पर देखा। टाइम सबके लिए क्या रहेगा? टाइम चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने देखा ही नहीं, आपने देखा तो टाइम तो वही रहा ना। तू चाहे मत देख, तू मान ले 2 मिनट आंखें बंद कर ले, उसके बाद में तू टाइम क्या बताएगा? 10:3। टाइम तो वही रहा ना, टाइम चेंज नहीं हुआ। पोजीशन नहीं बात कर रहे, वो पोजीशन है जो तू एग्जांपल दे रहे। और अब मान लो कि आपने 10:3 पे देखा, मैंने आपको देखा कि आप इसको देख रहे हो, तो क्या हुआ? टाइम को क्या फर्क पड़ा? तू चाहे मेरे को आधे घंटे मत देख, लेकिन आधा घंटा तो होगा, टाइम नहीं रुकेगा तेरे लिए। अच्छा मतलब टाइम रुकता नहीं, इसलिए वो डिपेंड नहीं है किसी रेफरेंस। हाँ, किसी भी रेफरेंस, कोई मान लो कार में चल रहा है, उसके लिए भी टाइम सेम चल रहा है, ठीक है। मान लो अभी कोई गंगानगर आदमी बैठा है, उसके लिए भी जैसे अभी 11:50 हो रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या हो रही है? अमेरिका में 11:50। अमेरिका में वो क्योंकि सन की पोजीशन अलग है, अमेरिका में जितने लोग हैं उन सब के लिए तो टाइम सेम है, ठीक है। तो अपने लिए अमेरिका वाला टाइम अलग है ना। हाँ, इसीलिए आगे जाके आइंस्टाइन ने ये चीजें प्रूव करी थी। इतना डिटेल में अभी हमें जाना नहीं है, क्योंकि अभी हम न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आइंस्टाइन वाली फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एमसीएस के मतलब बहुत चीजें, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है आइंस्टाइन वाली फिजिक्स पे जाने के लिए, ठीक है। और पूछता हूँ, वेलोसिटी वेलोसिटी इसमें आएगा या इसमें आएगा? करती है ना भाई, मेरे रिस्पेक्ट में तुम्हारी, तुम्हारे रिस्पेक्ट में मेरी। ऐसे नहीं, सोच के बताओ। हाँ, टेम्परेचर अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। नहीं होगा चाहिए ना, नहीं होगा ना, क्योंकि वो इस टेम्परेचर पे आपने इसको देखा, उस टेम्परेचर मैंने इसको देखा। हाँ सर आप हर चीज को देखने से रिलेट क्यों कर रहे हैं? आपको 108 बता रही है। हाँ, मैंने बोला 108 ही हो रही है, 108 ही हो रही है, तो वो टेम्परेचर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वो टाइम चेंज हुए पहले, टेम्परेचर तो नहीं होगा। एक साथ तुम 3-4 चीजों को चेंज कर रहे हो और फिर कह रहे हो टेम्परेचर पे। सिर्फ टेम्परेचर सोच, यहाँ एक बर्तन रखा है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है, क्या हम में से कोई अलग बताएगा? टेम्परेचर सब सेम बताएंगे, जो होगा वही बताएगा थर्मामीटर से, ठीक है। मान ले कोई भागते हुए भी थर्मामीटर लगा रहा है उसमें, तो वो भी तो सेम ही टेम्परेचर बताएगा, अगर तेरे वाले एग्जांपल सोचे तो। और एक्सेलेरेशन, यार मास वगैरह इन चीजों मतलब ये कंट्रोवर्शियल है, ये आइंस्टाइन वाले में होते ही। हाँ नहीं होगा, अमाउंट तो कैसे चेंज होगा? एटम ज्यादा थोड़ी आ जाएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी न्यूटोनियन फिजिक्स में नहीं होती है, आइंस्टाइन में। तुम्हारे जो काम आने वाले हैं ना वहीं पर रहो। एक्सेलेरेशन बताओ। एक्सेलेरेशन नहीं होगी, डिपेंड इसमें आएगी या इसमें आएगी? डिपेंड करता है ना। और हाँ, एक और जो अपने काम वाले हैं ना वो उस पे आते हैं, बाकी बाद में करेंगे। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो सोच के बता। जब तू ये बोलेगा ना होएगी तो मैं पूछूंगा क्यों होएगी, और बोलेगा नहीं होएगी तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं होएगी। तो पहले आंसर सोचो, रीजन सोचो। 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो वो तो रेफरेंस से डिपेंड करेगी। मान लो मैं देख रहा हूं, आप पहले 2 पॉइंट चूज कर, आपका आदमी का, ठीक है। अब तू कौन अभी तू वहां से देख रहा है, मान ले हमारे बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। अब तू कहां से देखेगा कि वो 2 मीटर चेंज हो जाए? यहाँ से बीच में देखूंगा, दोनों बीच में जाऊंगा, हाँ तो वहां से मेरी 2 मीटर होगी। हाँ, 1 मीटर कैसे हो जाएगी? अरे हम दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, यहाँ से देख रहे हैं। अब तू चाहे भागते हुए देख,
चाहे चलते हुए देख, उड़ते हुए देख, क्या हम दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? हम वैसे ही रुके हुए हैं। तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज, चाहे किसी भी फ्रेम से देखो। तो मैंने ये कहा था आपको। कोई बात नहीं, मैंने उसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सही, तो फिर डिस्टेंस में आ गया ना। ये डिस्टेंस अलग है बेटा, ये डिस्टेंस 2 पॉइंट स्पेशली बोल दिया ना, वो डिस्टेंस मैंने तेरी और मेरे रिस्पेक्ट की है। अब मैं चल गया ना तो डिस्टेंस चेंज हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मैंने उन 2 पॉइंट को नहीं चलाया है, तेरे को चलाया है ना, वो चला ना मैं चला। तुम चल रहे हो तो तुम्हारे चलने से हमारे बीच के डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। ये चीजें आगे काम आएंगी, ये टाइम पास नहीं है। फिर क्वेश्चन में आएंगी तो क्वेश्चन में है ना, तुम्हें ये बात पढ़कर वहां समझना होगा कि इसका मतलब ये है। तो एरिया एक तरह से वो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस करके लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, वो कैसे चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इनमें बहुत सी ऐसी चीजें तो चेंज होती है, लेकिन वो न्यूटोनियन फिजिक्स में तो चेंज नहीं होती, जैसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। तो हम वही पढ़ रहे हैं अभी 11वीं 12वीं तक, तो हम उसके आगे जाएंगे नहीं। बाद में कुछ चीजें थी जो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो फिर आगे आने वाले साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, फिर क्वांटम फिजिक्स आने लगी, ठीक है। न्यूटोनियन फिजिक्स को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन भी क्वांटम फिजिक्स में बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर नए साइंटिस्ट आए, बोहर आया, प्लांक आया, ठीक है, और हाइजेनबर्ग आया, श्रोडिंगर आया। ये बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे। इन्होंने मतलब जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन ने तो क्या किया था, उस टाइम की चीजों को एक्सप्लेन किया था, जो चीजें हो रही है। इन्होंने अपने से आगे के 100 साल की चीजों को एक्सप्लेन किया, ये जो साइंटिस्ट थे, और यंग साइंटिस्ट थे ये। मतलब ये आइंस्टाइन और न्यूटन से पंगा लेते थे। आइंस्टाइन के टाइम पे जिंदा थे ये, आइंस्टाइन जिस टाइम पे बूढ़ा था तब ये जवान थे, और ये ऐसी बातें बोलते थे जिनको आइंस्टाइन डिनाई करता था, लेकिन आगे जाके उनकी चीजें प्रूव हुई। मतलब उनके मरने के 50 साल बाद में प्रूव हुई उनकी चीजें, क्वांटम फिजिक्स है। सबको अवार्ड मिला है ना उनको। हाँ, लगभग